देश रोजाना पर यह समय है प्राइम टाइम का, और आज के प्राइम टाइम में जिन खबरों पर, जिन बातों पर हम आपसे चर्चा करेंगे उनमें प्रमुख हैं। अगर बात राजनीति की होगी तो हरियाणा की राजनीति में जो हमारे लोकसभा के सदस्य हैं उनमें से कई लोग अपनी सीट बदलना चाहते हैं और कुछ लोग लोकसभा से राज्य की राजनीति में आना चाहते हैं, प्रदेश की राजनीति में आना चाहते हैं, यानी कि लोकसभा के बजाय विधानसभा में आना चाहते हैं। अभी तक जो संकेत आ रहे हैं वो इन्हीं दोनों प्रत्याशियों को ही लड़वाना चाहता है, यानी कि फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को और गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह को। दूसरा चर्चा होगी देश की राजनीति पर कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने धारा 370 हटाई, जिन्होंने राम मंदिर बनाया, और अब यूजीसी को लेकर उनकी बड़ी चिंता है। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? अब की बार जो संसद का मानसून सत्र होगा उस मानसून सत्र में यूजीसी और औरंगजेब भी छाए रह सकते हैं। तीसरी खबर वो कि अगर किसी का घरौंदा लुटने लग जाए, यानी कि जो बड़े अरमान के साथ आदमी अपना घर बनाता है, जब वो सपने टूटते हैं तो क्या महसूस होता है। और चौथी खबर कि आज एलन मस्क का जन्मदिन है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, उनको बधाई भी देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में है। तो संसद का मानसून सत्र 17 जुलाई से 10 अगस्त तक चल सकता है और इस बार के जो सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। दूसरी खबर यह कि बेंगलुरु में कांग्रेस के पूर्व एमएलसी की शिकायत पर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ की है, जहां कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है और बैठक में राहुल गांधी, भूपेश बघेल और टीएमसी देव भी शामिल हुए। चौथी खबर है कि महाराष्ट्र, असम और बिहार समेत देश के कई इलाकों में जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिहार में वैशाली में तेज आंधी और बारिश से गंगा नदी में पुल बह गया है, पीपा पुल। तो चलिए अब नजर डालते हैं उन खबरों पर जो आज के हमारे प्राइम टाइम का हिस्सा है। दोस्तों, सबसे पहले बात अपने हरियाणा की, जहां लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश की सभी सियासी पार्टियां, चुनाव पूरे देश में है लेकिन साथ साथ हर प्रदेश के अंदर, चाहे वो क्षेत्रीय दल हैं चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, अपनी तैयारियों में लगी हैं। और लोकसभा चुनाव के बाद क्योंकि हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव भी होना है तो सभी दल उसके लिए तैयार हो रहे हैं, मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बात सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी करें तो विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का जो एजेंडा है वो लोकसभा चुनाव है और उन्होंने लोकसभा चुनाव पर अपना पूरा जोर लगा रखा है, क्योंकि भाजपा जानती है कि उसका सरोकार देश के मुख्य चुनाव से है, देश के मुख्य मुद्दे से है। और अगर लोकसभा में भाजपा जीतती है तो फिर विधानसभा में उन्हें कोई ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं। और इन्हीं के मद्देनज़र सिरसा से गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी बिगुल फूंका था रैली करके। उनके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रैली कर चुके हैं और इसके साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व ने टिकटों पर भी मंथन करना शुरू कर दिया है कि जो 10 सांसद बनेंगे, जो 10 लोकसभा सीटें हैं हरियाणा की, उनमें क्या हो सकता है। तो जब ये सीधे सीधे सामने आ रहा है वो ये है कि 2 सांसद ऐसे हैं कि जो अगली बार सांसद की बजाय विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं और मौजूदा सांसद कुछ ऐसे हैं कि जो अपनी बजाय अपने परिवार के लोगों को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपना चाह रहे हैं। हालांकि कई नाम ऐसे भी हैं कि जो चुनाव में अपने परिवार के सदस्यों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए आला कमान से सिफारिश भी कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब टिकटों का बंटवारा होता है, जब टिकटें दी जाती है तो बहुत कुछ देखा जाता है, सिफारिश कम चलती हैं और आला कमान कुछ सांसदों की टिकट पर कैंची भी चला सकता है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भले ही देश का नेतृत्व कर रही हो, लेकिन उस पार्टी का नेतृत्व तो संघ के हाथों में है। संघ के मुख्यालय से भी कमान चलती है और इसलिए हरियाणा में 2024 का रण कौन जीतेगा,
इसको लेकर जब भाजपा के लोग सर्वे कर रहे हैं, भाजपा के राजनीतिक सर्वे हो रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सभी सीटों पर अपना सर्वे करवा रहा है। बीजेपी ने तो एक बात साफ कर दी है कि सभी 10 सीटें वो जीतना चाहते हैं। सही बात है, कौन नहीं जीतना चाहता, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो सभी चाहते हैं कि सभी सीटें वो जीत लें। अगर भाजपा दावा कर रही है या भाजपा इच्छा जता रही है तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और पार्टी के राष्ट्रीय संगठक समन्वय बी सतीश हरियाणा का दौरा कर आला कमान को अपना फीडबैक भी दे रहे हैं। जमीनी स्तर पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात कर सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। बात मिलेनियम सिटी यानी कि गुरुग्राम की करें तो गुरुग्राम के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जो हमेशा से चाहते हैं कि उनकी बेटी आरती राजनीति में सक्रिय हों, राजनीति में छाएं, तो वो अपनी अगली एडजस्टमेंट के तौर पर आरती को फिक्स करना चाहते हैं। वहीं फरीदाबाद के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अपना पूरा दमखम लगाए हुए हैं। हालांकि कृष्णपाल गुर्जर नगर निगम के जो चुनाव होने थे, उस चुनाव के लिए मेयर के चुनाव में अपने पुत्र देवेंद्र को स्थापित करना चाहते थे, लेकिन अभी क्योंकि नगर निगम के चुनाव पर कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसके बावजूद भी कृष्णपाल गुर्जर क्योंकि सधे हुए राजनेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बड़े पास से जानते हैं, भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के विधायक और केंद्रीय मंत्री सहित कई पदों पर रहे हैं, इसलिए इस बारे में सार्वजनिक मंच से कुछ भी बोलने से बचते हैं। और अगर पार्टी के आला कमान की बात करें तो वो इन दोनों लोकसभा सीटों पर अभी तक जो संकेत आ रहे हैं वो इन्हीं दोनों प्रत्याशियों को ही लड़वाना चाहता है, यानी कि फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को और गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह को। बात सोनीपत की करेंगे तो सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक अपने बेटे को अपना राजनीतिक वारिस बनाने की दौड़ धूप कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने बेटे को न्यायिक सेवाओं से इस्तीफा भी दिलवा दिया और अभी पिछले दिनों वे अपने पुत्र के साथ में भाजपा के जो प्रदेश प्रभारी हैं विप्लव देव से भी मिले थे। और अंबाला लोकसभा की सीट की बात करें तो वहाँ के जो सांसद थे रतन लाल कटारिया, जिनका निधन हो चुका है और उनके निधन के बाद सीट खाली है, तो मान लिया जाए कि यहाँ से अंबाला से उनकी पत्नी बंतो कटारिया, हालांकि राजनीति में सक्रिय वो पहले से ही हैं और संभवतः पार्टी आला कमान भी उन्हें टिकट देना चाह रहा है। शायद बंतो कटारिया को चुनाव मैदान में उतारकर पार्टी को ये भी लगता है कि सहानुभूति के वोट भी मिलेंगे। वैसे रतन लाल कटारिया जमीन से जुड़े हुए नेता रहे और उनका अंबाला के अंदर अपना वर्चस्व था। बात सिरसा की करेंगे तो सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल हालांकि भारतीय जनता पार्टी की आला कमान की बहुत नज़दीक हैं और खासम खास हैं। 2019 में उन्हें सिरसा से लोकसभा का टिकट दिया गया था। आज भी पार्टी उन पर भरोसा जताती है, लेकिन कई चर्चाएं ये हैं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। और अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी 2019 के चुनाव से पहले खट्टर सरकार में, हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री थे। 2014 के विधानसभा चुनाव में वे नारायणगढ़ हल्के से चुनाव जीते थे। उन्हें चुनाव जीतने के बाद मंत्री बनाया गया था। मनोहर लाल खट्टर के बहुत नज़दीक है नायब सैनी। अब खबर ये आ रही है कि नायब सिंह सैनी भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते और खबर ये भी है कि शायद जो पार्टी आला कमान है वे भी नायब सैनी पर दाव खेलने के मूड में नहीं है। नायब सैनी नारायणगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह लंबे समय तक विधायक रहे हैं, उसके बाद वो लगातार अब 2 बार सांसद हैं। 2019 के चुनाव में भी उन्होंने इच्छा जताई थी कि विधानसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट लोकसभा का दिया था और वे रिकॉर्ड वोटों से चुनाव भी जीते थे। चर्चा ये है कि धर्मवीर सिंह भी अब विधानसभा का रुख करने के मूड में है। वे भी चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव लड़ लें। करनाल से चुनाव जीते थे सांसद संजय भाटिया, और संजय भाटिया आप मान लीजिए कि पानीपत से पहले विधायक का चुनाव लड़ते रहे, कभी जीत नहीं पाए थे, और अब उनका मन भी पानीपत सिटी से विधानसभा चुनाव लड़ने का कर रहा है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि पानीपत सिटी यानी कि पानीपत शहरी जो सीट है, हालांकि आज भी वो भाजपा की विधायक हैं, लेकिन वहाँ पर संजय भाटिया काफ़ी सक्रिय दिखाई देते हैं। सीएम खट्टर के साथ भी नज़दीकियाँ हैं उनकी, और पार्टी आला कमान में भी उनकी पकड़ ठीक ठाक है। हमने आपको पिछले दिनों जब लोकसभा की चर्चाएं की थी तो आपको बताया भी था कि संजय भाटिया लोकसभा का चुनाव शायद ना लड़ें, वो कहीं और का रुख करें। बात करेंगे रोहतक की, तो रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा हैं। 2019 में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र और कांग्रेस में यानी कि हरियाणा के युवराज दीपेंद्र सिंह हुड्डा को शिकस्त दी थी।
उसके बाद ये माना जा रहा था कि केंद्र में उनको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वो हो ना सका। वैसे अरविंद शर्मा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी 36 का आंकड़ा कई बार सामने आया है और ऐसा मान सकते हैं कि पार्टी रोहतक से शायद किसी और पर दाव आजमा ले। बात हिसार की होगी तो हिसार में ब्रजेंद्र सिंह के सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। वे सरकार की नीतियों के खिलाफ कई बार खुलकर बोलते हैं। उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भाजपा के कई फैसलों पर सार्वजनिक तौर पर सवाल भी उठा चुके हैं। आपको ध्यान होगा कि बीरेंद्र सिंह राहुल गांधी की तारीफ भी कर चुके हैं और खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि वो जो 2 अक्टूबर को अपनी एक रैली करने जा रहे हैं उसमें कोई अलग अपना फैसला भी ले लें। और बीजेपी के अंदर खाने की खबरें भी कुछ इस प्रकार की हैं कि भाजपा हिसार में शायद किसी नए चेहरे के लिए तलाश कर रहा है। तो मान लिया जाए कि 10 में से 2 सीटें ऐसी हैं कि जिन पर भाजपा ये सोचती है कि अपने पुराने प्रत्याशियों पर दाव खेला जाए, एक कृष्णपाल गुर्जर और दूसरे राव इंदरजीत, और बाकी सभी सीटों पर अगर ये कहा जाए कि प्रत्याशी बदल सकते हैं, कुछ नया हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 2024 का ये चुनावी जो समर होगा वो क्या रंग दिखाएगा ये तो सब समय के गर्भ में है, लेकिन राजनीति के रंग बड़े निराले हैं। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं लगता। और ऐसा ही एक नया रंग दिखाई दिया पीएम मोदी के भोपाल दौरे में। वहाँ उन्होंने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर समान नागरिक संहिता पर बोला है और इसके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। अब लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का ये बयान जब आता है तो रंग तो दिखना ही था। और पीएम के बोलते ही न सिर्फ उनकी पार्टी में बल्कि विपक्ष में भी कई बड़े नेता एक्टिव हो गए हैं। पीएम मोदी के इस बयान के बाद सीधे सीधे सियासी घमासान शुरू हो गया है। कोई इसे चुनावी स्टंट बता रहा है तो कोई इसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। वैसे पीएम मोदी के इस बयान को भारतीय जनता पार्टी का ब्रह्मास्त्र माना जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो रातों रात एक बैठक की और उस बैठक में चर्चा की इस सारे मसले पर। यूसीसी पर हुई इस बैठक में एक ड्राफ्ट बनाने का फैसला लिया गया है जिसे विधि आयोग को सौंपा जाएगा और ड्राफ्ट में शरीयत के जरूरी हिस्सों का जिक्र किया जाएगा। गौरतलब है कि बीजेपी के 3 प्रमुख मुद्दे थे दोस्तों, जिनमें पहला मुद्दा था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, दूसरा था जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाना और तीसरा था देश में यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता का कानून लागू करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आना। बीजेपी इनमें से राम मंदिर पर निर्माण शुरू हो चुका है और 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन वहाँ पे उसका भव्य शुभारंभ हुआ। धारा 370 भी कश्मीर से हटाई जा चुकी है और अब बचा है तीसरा मुद्दा जिस पर मोदी सरकार को काम करना है। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय विधि आयोग ने यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे थे और बीजेपी की यूसीसी पर चिंता भी वाजिब है क्योंकि आदिवासी बहुल्य आबादी वाले राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों ही राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने यूसीसी के खिलाफ वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। वहीं बीजेपी को यूसीसी पर दूसरे दलों को भी अपने साथ लेना होगा। यूसीसी पर सरकार के साथ अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी और नवीन पटनायक की बीजू जनता दल को कोई आपत्ति नहीं है। ये दोनों पार्टियां ये बात पहले ही कह चुकी हैं और आंध्र प्रदेश से भी वाईएसआर की पार्टी का समर्थन मिल सकता है। हालांकि अभी तक जगन मोहन रेड्डी ने इसे लेकर अपनी कोई बात नहीं कही, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि मानसून सत्र के अंदर सदन में यूसीसी का मुद्दा जरूर उठेगा। और अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार मानसून के सत्र में औरंगजेब और यूसीसी के मुद्दे से वो सत्र कितना गीला होगा, कितना गरमाएगा और इसका चुनाव पर कितना प्रभाव करेगा जो 2024 का चुनावी समर होना है। तो ये बातें थी राजनीति की। और अब राजनीति से हटकर आपसे उस मुद्दे पर बात करते हैं जो एक आम आदमी से सरोकार रखता है। हर आदमी का सपना होता है कि उसका अपना एक आशियाना हो। हर आदमी जी तोड़ मेहनत करके पाई पाई इकट्ठा करके अपने सपने के आशियाने को बनाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जब उसका सपना टूट जाए, वो सपना अधर में लटक जाए और उसे धोखा मिले तो क्या हो। ऐसा ही हुआ है एक जाने माने बिल्डर ने, हम बात कर रहे हैं सुपरटेक ग्रुप की। सुपरटेक ग्रुप के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ईडी ने सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा को दिल्ली स्थित उनके दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अरोड़ा बिल्डर जो हैं
वो नेरेडेको के चेयरमैन भी हैं। सुपरटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज और दूसरों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच शुरू हुई थी और उस जांच में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी और इस एफआईआर को आधार बनाया गया कि सभी मुकदमों में आरोप है कि कंपनी की तरफ से उसके निदेशक रियल एस्टेट परियोजना में बुक किए गए फ्लैट की एवज में खरीदारों से उगाए गए धन को इन्होंने धोखे से आपराधिक साजिश में शामिल किया और इन सभी ने वक्त पर फ्लैट का कब्जा लोगों को नहीं दिया जो फ्लैट के खरीदार थे। ईडी का मानना है कि ऐसा कर इस कंपनी ने यानी कि बिल्डर ने लोगों को धोखा दिया। जांच में ये भी पता चला कि सुपरटेक लिमिटेड और ग्रुप की कंपनियों ने घर खरीदारों से धन लिया, फ्लैटों के निर्माण के लिए बैंकों से ऋण भी ले लिया और रकम का गबन करके दूसरी कंपनियों के नाम पर ज़मीन खरीदने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल किया गया। उस ज़मीन को बैंकों में गिरवी रखकर मोटा कर्ज लिया गया। सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा की मुश्किल अब लगातार बढ़ रही हैं। उन्हें पिछली 8 मई को दादरी तहसील प्रशासन की टीम ने रेरा के बकाये भुगतान न करने पर हिरासत में लिया था। उस समय कंपनी ने कुछ रकम का भुगतान कर दिया था और उन्हें जमानत मिल गई थी। अब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आर.के. अरोड़ा की गिरफ्तारी सीरियल सेक्टर में हड़कंप मचा रही है क्योंकि पहले 18 अप्रैल को जिला प्रशासन की टीम ने उनका ऑफिस भी सील किया था। आपको बता दें कि इससे पहले सुपरटेक ग्रुप को बड़ा झटका 28 अगस्त 2022 को लगा था जब कंपनी द्वारा बनाए गए ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिरा दिया गया था। यह देश के किसी भी बिल्डर पर हुई आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी और उसके बाद अब ईडी की इस कार्रवाई में 50,000 से भी ज़्यादा घरों के निर्माण पर संकट गहरा गया है। इसके अलावा जो 100 करोड़ रुपए विदेशी निवेश से सुपरटेक कंपनी को मिलने वाले थे, अब उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने सुपरटेक ग्रुप में पैसा लगाया था, जिन्होंने अपना आशियाना बनाने के लिए उनको अपनी रकम दी थी। क्योंकि जब घरौंदे नहीं मिलते, सपने टूटते हैं तो चिंता वाजिब होती है। और इस चिंता के बीच आपको एक खुशी खबर बताते हैं कि आज दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत एलन मस्क अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुए एलन मस्क अपनी काबिलियत और बिजनेस स्किल से दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। कई कंपनियों के मालिक एलन मस्क की नेटवर्थ इस समय 225 अरब डॉलर की है। मस्क वही इंसान हैं जो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी टेस्ला के मालिक हैं और हाल ही में उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद वे बहुत ज़ोरों से चर्चा में हैं। समय के पाबंद एलन मस्क ने हाल ही में ट्विटर जैसी कंपनी को भी खरीद लिया था और आज वो इस कंपनी के मालिक हैं। मस्क का काम को लेकर इतने गंभीर हैं कि उन्होंने दिसंबर 2000 में कई साल बाद छुट्टी ली थी। मस्क दिन में 23 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं है। समय बचाने के लिए वे टॉयलेट का इस्तेमाल सिर्फ 3 मिनट के लिए करते हैं और इस दौरान भी वे अपने काम निपटाते हैं। शायद वक्त को लेकर उनकी पाबंदी और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का उनका शौक़ ही उनकी सफलता का राज है। एलन मस्क को आज हमारी टीम की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, देश रोजाना के प्राइम टाइम में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ विशेष मुद्दों के साथ, कुछ विशेष चर्चाओं के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।